अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद आसिफ़ और इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1। ठीक है, क्लास 10 है। तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या चीज़ है। तो इससे पहले हम एक डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। उसका नाम है वाइब्रेटरी मोशन, और वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम है ऑसिलेटरी मोशन। क्या नाम है? ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। देखिए इसमें होता क्या है। इसमें होता यह है कि वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन में एक बॉडी है ना, वो रुकी हुई है। इसको हम कहते हैं कि ये मेन पोजीशन है, वस्ती पोजीशन है। जब वो बॉडी इस तरह उस वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करती है, क्या करती है? वाइब्रेट करती है, तो इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। या इस तरह भी होता है, बॉडी है वो अपनी इस वस्ती पोजीशन से, मेन पोजीशन से ऊपर या नीचे मूव करती है, अपनी मोशन को दोहराती रहती है। ये मेन पोजीशन है, इससे ऊपर नीचे अपनी मोशन को दोहराती रहती है। इसको हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है या ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। ये डेफिनेशन टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट, अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के इर्द गिर्द होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया वाइब्रेटरी मोशन का, ऑसिलेटरी मोशन का। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप है। ठीक है, इसमें होता क्या, इसमें भी बॉडी जो ना वो अपनी एक मेन पोजीशन के, एक वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करती रहती है, मोशन को जारी रखती है। ठीक है, तो सिंपल का मतलब तो सिंपल है, मोशन का मतलब पता है कि मोशन है, हरकत है, कोई जिसम हरकत कर हो। लेकिन हार्मोनिक का मतलब यही है कि जो बॉडी है वो अपनी मेन पोजीशन, वस्ती पोजीशन के आगे पीछे या ऊपर नीचे अपनी मोशन को जारी रखती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी 3 मिसालें इस चैप्टर में हमने जो पढ़नी है वो 3 मिसालें हैं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कितनी मिसालें हैं? 3। नंबर 1 पे मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। ठीक है, अटैच टू अ स्प्रिंग ऑन हॉरिजॉन्टल। और दूसरी जो है वो ये है कि हमारे पास एक बॉल है। क्या है? बॉल, और वो बाउल के अंदर पड़ी हुई है। किसके अंदर? बाउल के अंदर। ठीक है, इस तरह से एक ये बाउल है, इसके अंदर ये बॉल पड़ी हुई है, तो ये अपनी मोशन को इस तरह से इसके अंदर कंटिन्यू रखती है। तो ये वस्ती मुकाम है, मेन पोजीशन है, इसके इर्द गिर्द जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, और इसको हम कहते हैं SHM, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। याद रखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम SHM भी कहते हैं। ओके, चले। अब एक तो ये थर्ड जो एग्जांपल है वो ये है कि हमारे पास एक बॉब होगी। क्या होगी? बॉब। ठीक है, भारी कोई गोली होगी, छोटी लेकिन भारी गोली। ठीक है, उसको हमने अटैच करना है एक स्ट्रिंग के साथ। ये एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, ब्रीक होगी लेकिन मजबूत होगी ये वाली रस्सी। ठीक है, और इसका ये वाला जो सिरा है इसको हमने किसी सहारे के साथ फिक्स कर देना है। ठीक है, तो ये है बॉब और ये स्ट्रिंग है, और इसको किसी दूसरी चीज़ के साथ हमने फिक्स कर दिया है। तो इसकी जो ना इस तरह से जो मोशन होती है, ठीक है, उसको वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है, और इसको हम सिंपल पेंडुलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब ये तो थी 3 एग्जाम्पल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ना आगे इनको फर्दर 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे, आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको हमने डिटेल से पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये वाला, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो ये वाला है, हुक का कानून। ठीक है, हुक्स लॉ की डेफिनेशन, उसका फार्मूला। दूसरे नंबर पे स्प्रिंग कांस्टेंट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सेलरेशन का क्या ताल्लुक है? ठीक है, वेलोसिटी का क्या ताल्लुक है? रिस्टोरिंग फोर्स का क्या ताल्लुक है? ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस जन्म लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं। ठीक है, तो देखें हमने क्या करना है,
एक मैस को अटैच करना है स्प्रिंग के साथ। चलें स्टार्ट करते हैं हम मैस को स्प्रिंग के साथ। हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग का मैंने क्या करना है, इस स्प्रिंग का जो एक सिरा है उसको मैंने एक फिक्स कर दिया और जो दूसरा सिरा है उसके साथ मैंने मैस को अटैच कर दिया, ठीक है। किसको? मैस को। मास m है। अब यहाँ पे ये रेस्ट में है, कोई किसी किस्म की फोर्स, कोई किसी किस्म की मोशन है ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये है मेन पोजीशन। क्या है? मेन पोजीशन, वस्ती पोजीशन। अब क्या करना है, अब मैंने अपने हाथ से पकड़ना है इसको। क्या करना है? हाथ से पकड़ना है, ध्यान से भैया, आराम से पकड़ना है, ठीक है। इसको पकड़ना और खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना, ये ना हो स्प्रिंग जो ना वो सीधा हो जाए, दोबारा वापस ही ना जाए, ठीक है। हमने इसको खींचना है, अपने हाथ की मसल्स की एनर्जी इसमें स्टोर करनी है। हमने जो फोर्स लगानी है इधर, वो फोर्स इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने फोर्स लगाई है, खींचा, इसको खींचने से क्या होगा भाई, स्प्रिंग तो लंबा होगा ना, तो स्प्रिंग लंबा हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो ये देखिएगा, तो ये स्प्रिंग भाई लंबा हो गया, ठीक है, स्प्रिंग लंबा हो गया। अब आपको पता है कि इसकी न्यू पोजीशन आ गई है, इस पोजीशन का नाम हम कह देते हैं ए। और हुआ क्या है, हमने फोर्स अप्लाई करने से हमने ये बॉडी ने, मैस ने डिस्टेंस कवर किया, इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। किस तरफ कवर किया, किस तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया? वस्ती पोजीशन से इंतहाई पोजीशन, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया। फोर्स लगाई थी हमने, वो इसके अंदर स्टोर है। जैसे ही हम उस अपने हाथ को अलग करेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो जो हमने फोर्स लगाई थी वो इसके अंदर स्टोर थी, वो रीस्टोर होना शुरू हो जाएगी। मतलब वो फोर्स इसको बैक मेन पोजीशन की तरफ लेकर जाएगी, इस तरफ। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या कर रही है, रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ लेकर जा रही है। किस तरफ? मेन, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब ये वापस मेन पोजीशन की तरफ जाएगी, यहाँ पे आके रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। तो फिर कहाँ पे रुकेगी भाई, इनर्शिया की वजह से रुकेगी नहीं, आगे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और जो ये स्प्रिंग है ये कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, इसके जो छल्ले हैं ये एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर इस तरह से ये स्प्रिंग बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ ये मैस अटैच हो गया, तो यहाँ पे भी ये मैस यहाँ पे, स्प्रिंग यहाँ पे आ जाएगा, ओके। देखें अब अगेन दोबारा क्या हुआ है, अगेन बॉडी ने, या ये जो मैस है, स्प्रिंग है, यहाँ पे रुकेगा नहीं, दोबारा कहाँ पे आएगा, बी की तरफ आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएगा, इंतहाई पोजीशन की तरफ आएगा, ओके। तो क्या होगा, क्या ये होगा इस तरह से कि जब इस तरफ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट अगेन इस तरफ होगा। किस तरफ होगा? मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, वस्ती मुकाम से इंतहाई मुकाम की तरफ होगा। यहाँ पे भी क्या था, वस्ती मुकाम से इंतहाई मुकाम की तरफ डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे भी ऐसे है, वस्ती मुकाम से इंतहाई मुकाम की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, ओके। लेकिन जैसे जैसे हम इस तरफ आएंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यहाँ पे भी जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर हुआ है उतना ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, ठीक है। ये तो बात थी डिस्प्लेसमेंट की। अब रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं। जो फोर्स हमने स्टोर की थी वो रिस्टोर होना शुरू हुई है, वो क्या करती है, यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स इसको इस तरफ लेकर आती है, ठीक है। ये रिस्टोरिंग फोर्स है। और जैसे यहाँ पे आके रुकी है, यहाँ पे फिर रिस्टोरिंग फोर्स इसको क्या करेगी, वापस की तरफ लेकर जाएगी, वापस की तरफ। किस तरफ? वापस सेंटर की तरफ, मेन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी। देखिए अब होगा क्या, अब इससे हम एक बनाते हैं ताल्लुक, रिलेशन। कैसा रिलेशन? देखिए भाई, एक तो ये है कि हम जितना ज़्यादा इसको खींचेंगे, स्प्रिंग को जितना ज़्यादा खींचेंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम जितना ज़्यादा खींचेंगे हम उस
पे फोर्स भी ज़्यादा लगाएंगे। अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे फोर्स भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स ये वाली बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे, हम ज़्यादा इसको खींचेंगे, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक रिलेशन बन गया, वो ये वाला है भाई। इससे क्या रिलेशन बना कि इससे रिलेशन ये बना कि जो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो तो फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने माइनस लगानी है। क्यों लगानी है भाई, इस वजह से लगानी है कि भाई जो फोर्स है वो जिस्म को, बॉडी को, मैस को इस तरफ लेकर जा रही है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है। यहाँ पे बात करें तो डिस्प्लेसमेंट है उस तरफ है, जो फोर्स है वो इस तरफ है। इससे क्या होगा, तो एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, अगर तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो यहाँ पे नेगेटिव की अलामत लगानी है। बात क्लियर। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो अलामत है प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत है, इसको ख़त्म करें भाई। ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ये एक्स वैसे का वैसे और ये माइनस बी। याद रखना है प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को ख़त्म करें क्या आता है, इक्वल का साइन और के, कांस्टेंट आएगा। और यहाँ पे जो के है इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट ये कई तरह का होता है, मतलब कि नरम स्प्रिंग के लिए कौन सा होगा, सख्त स्प्रिंग के लिए कौन सा होगा, ये हमने निकालना है। कैसे निकालना है कि भाई एक्स इधर ले आओ, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये माइनस भी उधर ले जाओ। तो पहले लेना सख्त स्प्रिंग। अब सख्त स्प्रिंग को भाई खींचेंगे ना तो वो डिस्प्लेसमेंट कम कवर करेगा, सख्त है ना। ठीक है, तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कम कवर करेगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो गया तो के की कीमत ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है, अगर नीचे एक्स की वैल्यू कम हो गई तो के की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। नीचे बट्टे के नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू कम हो तो आंसर बड़ा आता है, याद रखना। ठीक है, अगर नरम स्प्रिंग लें तो भाई नरम स्प्रिंग को खींचेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली के की वैल्यू कम हो जाएगी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो भाई हमने डिस्कस कर लिया। हमने डिस्कस क्या किया, अभी तक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन की है, हुक के कानून की जो ना हुक्स लॉ है उसकी डेफिनेशन हमने की है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और यहाँ पे के एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन भी यहाँ से आपने ही करनी है फार्मूले से। अब हमने एक रिलेशन बनाना है। ठीक है, उसी से यहाँ से हमने एक रिलेशन बनाना है। वो कौन सा रिलेशन होगा, ये वाला होगा भाई, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है ना, वो वाला। इसको आपने नंबर 1 कह देना है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि एफ इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, एफ इक्वल टू एम ए न्यूटन का दूसरा कानून, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए एफ के इक्वल है तो फिर ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ से आप ए निकालेंगे, एम इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा भाई, डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पे आपने देखना ये है के क्या है, के तो आपको पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, लेकिन एम क्या चीज़ है, एम मास है। तो ये मास को देखें, जितना ये वाला है यहाँ पे उतना ही होगा, यहाँ पे भी उतना ही होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये भी कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब वो भी कांस्टेंट है। तो ये दोनों भैया कांस्टेंट हो गया, दोनों कांस्टेंट। अब देखिएगा, अब जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा भाई, बराबर की अलामत और कांस्टेंट, बराबर की अलामत और कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है और ये बराबर की अलामत है। अब मैं इन दोनों को ख़त्म करूँगा, इन दोनों को ख़त्म करूँगा तो भाई क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत आएगी। इसको ख़त्म करेंगे ये दो चीज़ें आएंगी, अगर इन दोनों को ख़त्म करेंगे तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करूँगा तो ये प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत आ जाएगी माइनस एक्स। एक ये हमारे पास रिलेशन आ गया और एक ये वाला हमारे पास रिलेशन आ गया। इन दोनों में है क्या, ये सुन लें। देखिए भैया, ए भी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ भी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, फोर्स भी ज़्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। ये तो बात क्लियर है। अगर डिस्प्लेसमेंट कम हुआ तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन भाई
होगी किस तरफ, होगी किस तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स का तो मैंने बता दिया कि ये किस तरफ है, टूवर्ड्स मेन पोजीशन, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। जिस तरह रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे ज़्यादा होगी ना, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे ज़्यादा होती है, जहाँ पे भाई डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ए और बी पर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब बातें जो मैं बताने लगा वो गौर से सुनना। ऐसे होगा कि जब मैं ए से ओ की तरफ जाऊंगा डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो भाई फोर्स और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होता जाएगा। और यहाँ पे मेन पोजीशन पे आके डिस्प्लेसमेंट तो खत्म हो गया, इसका मतलब क्या, फोर्स भी और एक्सेलरेशन भी खत्म होगा, मतलब जीरो हो गया। ओके, बात क्लियर है। अब अगर मैं ओ से दोबारा बी की तरफ जाऊंगा तो भाई क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी और फोर्स भी बढ़ती जाएगी, और एंड पे क्या होगा, बी पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन और फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब आगे बात करते हैं स्पीड की। किसकी, स्पीड की। भाई स्पीड कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, तो देखिए यहाँ पे ए और बी पर बॉडी यहाँ पे रुकती है, यहाँ पे बॉडी रुकेगी एक दफ़ा, यहाँ पे बॉडी रुकी, फिर उसके बाद वापस जाएगी। अगर रुकेगी नहीं तो फिर तो आगे चलती जाएगी ना, यहाँ पे रुकना है इसने, फिर पीछे की तरफ जाएगी, यहाँ पे भी बॉडी रुकेगी, फिर आगे इस तरफ आएगी। तो यहाँ पे ए और बी पर स्पीड ज़ीरो होगी, क्योंकि रुकना है उसने। तो जब यहाँ पे सेंटर से गुजरेगी तो तेज़ी से गुजरेगी, तेज़ी से, तो यहाँ पे ओ पर इसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ओ पर स्पीड इसकी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे v जो ना वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा है, मैक्सिमम है। यहाँ पे v क्या है, ज़ीरो है, यहाँ पे भी v ज़ीरो है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए भैया, मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, ये वाला हिस्सा ज़मीन के करीब तरीन है, जहाँ पे अगर ज़मीन पे कोई बॉडी हरकत कर रही है ना ज़मीन के करीब, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और जैसे हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो पोजीशन की वजह से होती है। तो भैया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, इंतहाई मुकाम पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम होती है, कम से कम होती है, मतलब ज़ीरो होती है। ठीक है, ज़ीरो तो ना कहे बल्कि मिनिमम होगी। एंड करने से पहले मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन करवाना चाहता हूँ। भाई टू एंड फ्रू मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन का तो आपको पता चल गया, फोर्स का भी पता चल गया। तो भाई डेफिनेशन सुनिएगा दोबारा, आपने नोट कर लेनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होती है, उस वक्त अक्कर होती है जब फोर्स जो ना वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो, फ्रॉम मेन पोजीशन से। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स when force is directly proportional to displacement from mean position, displacement from mean position and always directed towards mean position। जो force है वो mean position की तरफ होगी, और जो displacement है वो from mean position होगा। ठीक है, तो कब सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, जब फोर्स जो ना वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो फ्रॉम मीन पोजीशन हो, और जो फोर्स है वो टूवर्ड्स मीन पोजीशन हो, तब जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक है, आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।